हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज मैटर्स टू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, हम अपने सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं आपके साथ कुछ काम की बातें डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ये है कि आप लोग जानते हैं अभी रिसेंटली रेड फोर्ट पर क्या हुआ। देखिए, रेड फोर्ट पर क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊँगा। बस मैं आप सबके साथ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, लाइफ ना बहुत छोटी है। हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ के साथ में कब क्या हो जाए। सो इट्स बेटर कि अच्छे से डेली ज़िंदगी को जियो, मोटिवेट रहो, खूब अच्छे से खाओ पियो, खूब एक्सरसाइज करो और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है? फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है, फालतू चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से काम रखना है। सुबह अपने स्कूल गए, स्कूल से अपने घर आए, या जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं उनको भी मेरा यही सजेशन है कि वो अपने काम पर जाओ, अपने काम करके आओ, अपने घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी का नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो बेटर यही है कि आप अपनी लाइफ़ को फुल एकदम अच्छे तरीके से जियो। और जो लोग इस हादसे में गुज़र गए हैं उनके लिए मैं शांति की प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी अपडेट आपके लिए ये है दोस्तों कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पर डे आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा सीबीएसई का, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आजकल क्या हो रहा है ना, थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, तो अब मैंने डिसाइड किया है कि पर डे मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं अपना टाइम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। टाइमिंग ये है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मैं आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। और उन डेज़ के अंदर देयर आर प्रोबेबली चांसेस कि उन क्वेश्चंस के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन हों। देखिए, नुकसान आपका नहीं होने दूँगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हम हर दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर हम रोज़ एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया? 7 डेज़ के 7 क्वेश्चन्स। बट अगर मैं मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो 4 3 ज़ा 12, आपका जो डेटा है क्वेश्चंस का वो ज़्यादा ही रहेगा। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन टेंशन मत लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास थोड़ा-सा टाइम का इश्यू चल रहा है, इसीलिए मैं डेली क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सकता। शॉर्ट्स वगैरह आपको डेली मोटिवेशन के मिलेंगे, ये गारंटीड है, नो डाउट, ठीक है? बाकी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन क्लास होगी और 3 दिन आपके लिए क्वेश्चंस को अपलोड किया जाएगा। वही टाइमिंग आपका सेम रहेगा। पहले मैंने टाइमिंग थोड़ा-सा 7:30 का किया था, बट मैं देख रहा था कि बहुत से कम लोग उस पर आ रहे हैं, तो 6:40 का टाइम इज़ बेस्ट। 6:40 के टाइम पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है? 6:40 पर शाम को आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे, तो प्लीज़ आप हमेशा रेडी रहिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमडब्ल्यूएफ हमारी क्लास होगी और उसमें आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। कभी-कभी उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कभी हो सकता है उसके अंदर कुछ मैप वर्क हो, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बस एक चीज़ ये है कि आप मेरे साथ बने रहिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डेली, या सॉरी मतलब मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है? चलिए, अब बिना देर किए हम लोग आज के अपने सेशन पर चलते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, सिविक्स का फेडरलिज्म। इसका पार्ट 1 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? आज हम उन क्वेश्चन को देखेंगे, उसका पार्ट 1 आज डिस्कस होगा और उसका जो पार्ट 2 होगा, जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचेंगे हमारे, उन्हें मैं आपके साथ मंडे को डिस्कस करूँगा, ठीक है? तब तक के लिए घर पर रहिए, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए। बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। यू आर लिविंग इन गुड़गांव और दिल्ली, कहीं भी आप रहें, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाहर जाते टाइम मास्क लगाइए, छोटा सजेशन मानिएगा, ठीक है? चलिए, अब बिना देर किए हम लोग अब सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरे वर्ल्ड में पावर का ही खेल होता है। जहाँ आप देखोगे पावर के नाम पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं। जो पावरफुल होता है वो कमज़ोर को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। वहीं हमने बेल्जियम में क्या देखा था? बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ की जो सरकार थी, अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, दैट इज़ नोन एज़ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सरकार जिसके पास में सारी पावर होती है। वहीं बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम के अंदर भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है? लेकिन उस गवर्नमेंट ने क्या सोचा, बेल्जियम की सरकार ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अगर टेंशन को रिज़ॉल्व करना है, जो बेल्जियम के पीपल थे, जो डच कम्युनिटी थी, फ्रेंच कम्युनिटी थी, इनके बीच में टेंशन थी। इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? दे डिस्ट्रीब्यूट देयर पावर्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि उन्होंने यूनिटरी मॉडल से अपने आप को कहाँ पर शिफ्ट किया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इससे हमें समझ में आ रहा है कि
जिस देश के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जहाँ पर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यानी कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसे हम कहते हैं यूनिटी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक देश की सरकार। टॉपिक भी आपका यही है, फेडरलिज्म पार्ट वन, क्लास 10th, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन, सोशल साइंस। फेडरलिज्म की डेफिनेशन भी यही कहती है दैट फेडरलिज्म का मतलब होता है क्या? फेडरलिज्म का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स यूनिट्स। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, सीधी बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश की सबसे बड़ी सरकार होती है उसके बीच में, और छोटी छोटी रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का शेयरिंग इज नोन एज फेडरलिज्म, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम संघवाद। संघवाद, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आ रखा है, यही क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया हुआ है। तो हमें 5 फीचर्स शुभ बताने हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होंगे। मैंने आपको अभी समझाया, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, यानी कि जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो चलिए इनका फीचर्स के बारे में जानते हैं, वो क्या क्या फीचर्स होंगे। पहला फीचर होगा आपका टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, यानी कि जिस देश के अंदर दो सरकारें होंगी या उससे ज़्यादा सरकारें अगर होंगी, इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, फेडरलिज्म होगा। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो पूरे देश की लॉ बनाती है। एक है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट में देखने को मिलेगी, वेदर इट इज़ यूपी, बिहार, पंजाब, असम, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कोई सा भी स्टेट हो, हर स्टेट की अपनी एक सरकार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विधानसभा। तो वो पर्टिकुलर स्टेट की लॉ बनाती है। एक सरकार होती है जो पूरे देश की लॉ बनाती है, ठीक है। इसी के अलावा हमारे देश के अंदर एक कॉन्सेप्ट और है, उसे हम बोलते हैं क्या, पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट। ये कॉन्सेप्ट हम 1992 में लेकर आए थे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद में। इस क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि हमारे देश में दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं, और जहाँ पर भी दो से दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेंगी, दैट इज़ द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जो न्यायपालिका होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, या जो अदर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये फीचर है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए। हो सकता है किसी सिटीजन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच की कोई इशू अराइज हो जाए। तो इन इश्यूज़ को कौन देखेगा, इन इश्यूज़ को देखेगा हमारा थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर मीन्स एक होता है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तीसरा इज जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि अगर अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये भी हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है, ये फेडरलिज्म का फीचर है। नंबर 2 फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। नंबर 3 इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि हमारे देश में जो सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, इनके पास में अपना अपना एक ज्यूरिसडिक्शन है कि वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखिए, अगर सरकार को चलाना है, किसी भी देश को अगर चलाना है, तो गवर्नमेंट वांट टैक्सेस। अब टैक्सेस कहाँ से आएंगे, टैक्सेस आएंगे जनता से आएंगे। टैक्सेस जनता से आएंगे, जो आपके बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं वहाँ से टैक्स आएगा। अब इसी टैक्स का इस्तेमाल करके सरकार क्या करेगी, हमारे देश के लिए वेलफेयर का काम करेगी। तो सबके दायरे अपने बने हुए हैं कि किन सरकार इतना टैक्स लेगी, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना टैक्स लेगी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात भी की हुई है, ठीक है। ये भी इसका फीचर है। नंबर 4 फीचर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अगर हम देश की बात करें, अब देखो कई बार क्या होगा ना, दो सरकारों के बीच में जब मतभेद हो जाएगा तो जुडिशरी बाद में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। लेकिन डिस्प्यूट हो ही ना, उसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है, उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है 3 लिस्ट का। एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो ये लिस्ट दे रखी है ना, इस लिस्ट में बताया गया है कि कौन सी सरकार कौन सा काम करेगी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ही है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया किया गया है ताकि किसी के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दूसरे के बीच में ना आए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज द
feature of Indian Constitution and feature of the federal form of government in our country as well as in a democracy all over the world. नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि देश के अगर कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो एक इंसान को एक अच्छा व्यक्ति बनने में हेल्प करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इन्हें कोई भी सरकार कभी भी अकेले चेंज नहीं कर सकती है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर पार्लियामेंट को कभी भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज करना है, पहली बात तो वो कर नहीं सकते हैं। अगर करते भी हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। पूरा जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा और प्रेसिडेंट भी आएगा। इनकी जो 2/3 मेजोरिटी होगी, इस 2/3 मेजोरिटी के अलावा पूरे देश में जितनी विधानसभा हैं, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनका 50%, ठीक है, उनका 50% शेयरिंग आना चाहिए। तब जाकर आपका जो लॉ है वो बिल पास होगा, लॉ बनेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एक सरकार कोई भी बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारी जो देश की जो सरकार होती है या जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उनका दो काम होते हैं। फर्स्ट वन इज टू स्ट्रेंथन यूनिटी, यानी कि जो यूनिटी है देश के अंदर उसको बना के रखना, एंड टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे भी बना के रखना। यानी कि जितने भी देश के लोग हमारे लोग हैं, सबका धर्म अलग है, सबकी जातियाँ अलग हैं, कोई सबका जेंडर अलग है, हर चीज़ अलग होने के बावजूद उन सबको एक जगह पे लाके रखना, उनका सम्मान करना, उन अगर उनके साथ कोई गलत चीज़ होती है, डिस्प्यूट अराइज़ होता है तो उसे सॉल्व करना, यही क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का काम होता है और यही इसका फीचर भी है। तो ये 6 फीचर्स हैं। क्वेश्चन आएगा आपका तो आप इसमें से 5 फीचर्स को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Next question is, how does Indian Constitution ensure the distribution of legislative powers between union government and state government? ये वही है जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में, कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, उसको कैसे इंश्योर करता है। ठीक है, कि किसके पास कौन सी पावर होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं लिस्ट के थ्रू। तो पहली लिस्ट है आपके पास में कौन सी, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है दैट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। देखिए देश का मामला है, ठीक है, जब देश का मामला आएगा तो आपकी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं किसके अंडर में आती हैं, केंद्र सरकार के, तो उनके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना होगा कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। नेक्स्ट इज, आप जानते हैं हमारे जो नोट छपते हैं किसके अंडर में छपते हैं, वो भारत सरकार के। जब भारत सरकार के अंडर में नोट छपेंगे, इकोनॉमी हमारी रन करेगी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा, अगर मुझे पाकिस्तान के साथ में या अमेरिका के साथ में या रशिया के साथ में कोई ट्रीटी करनी है, मुझे मतलब हमारी देश की सरकार को, तो इसमें यूपी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, हरियाणा की सरकार नहीं जाएगी, तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं जाएगी, कौन जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं, लाइक डिफेंस हो गया, बैंकिंग है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी, ये सारी चीज़ें आती हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। तो इनसे जुड़ा हुआ कोई भी कानून होगा तो उस पर कौन काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट। पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सारी चीज़ों को भी कौन मैनेज करेगा, इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि चाहे वो केरला की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, बस वो विधानसभा होनी चाहिए, उसके अंडर में पुलिस भी आएगी, ट्रेड यानी कि व्यापार वगैरह आ जाएगा आपका, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा और लास्ट में उसमें इरिगेशन वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट। दिस लिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिस पर दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं, लाइक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसके अंदर एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें आती है। जैसे हम जानते हैं एजुकेशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, एक सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, स्टेट बोर्ड भी होता है। इट मीन्स एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर केंद्र सरकार और विधानसभा, ये दोनों सरकारें मिलकर क्या कर सकती हैं, लॉज को बना सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, हमारे पास एक चीज़ और है, उसका नाम क्या है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है कि
कुछ सब्जेक्ट बेटा ऐसे होते हैं जो तीनों की लिस्ट में नहीं आते हैं, ना तो वो यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, ना ही आपकी स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं और ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएँगे? जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब इतना कुछ ज़्यादा कंप्यूटर का नहीं चल रहा था, कोई इतना ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीता, हमारी इकॉनमी ओपन हुई, तब कंप्यूटर्स आए। अब जब कंप्यूटर आ गए तो उनको रेगुलेट भी करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी तो उसे कौन-सी लिस्ट में डालेगी? तो सरकार ने क्या किया, एक लिस्ट बना दी, सब्जेक्ट बना दिया, उसका नाम क्या है आपका रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है दैट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू लेजिस्लेट ऑन दीज़ सब्जेक्ट्स। यानी कि केंद्र सरकार के पास में ही एक ऐसा अधिकार है कि वो इन सब्जेक्ट्स पर लॉज़ बना सकती है। ये बेटा ये मैं आपको एक काम की चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, एडॉप्शन है और भी चीज़ें आएँगी। अगर कई बार कभी भी ये मैं ऐसा कुछ अगर होता है कि स्टेट ने लॉ बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और दोनों का लॉ क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा किसका लॉ प्रिवेल करेगा, किसका लॉ माना जाएगा, किसका लॉ फॉलो होगा, वो फॉलो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। हमारे देश की सरकार ने या हम कह सकते हैं हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने वो कौन से कदम उठाए जिससे आपका जो थर्ड टायर है लोकल गवर्नमेंट है वो और मजबूत हुआ और पावरफुल हुआ और ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। तो पहला चीज़ क्या हुई थी, पहली चीज़ हुई इलेक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी। पहले होता क्या था, जब पंचायती राज इंडिया में आया था तब हुआ क्या, तब नॉर्मली इलेक्शन हो भी जाते थे कई बार नहीं होते थे। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते थे। लेकिन 1992 के बाद में क्या हुआ, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हो गई, तब इलेक्शंस को कंपल्सरी कर दिया गया कि हर 5 साल पर इलेक्शन भैया होने ही होने, करवाने ही करवाने, कंपल्सरी है। तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, कंपल्सरी कर दिया इनको। नंबर 2 इज़ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वीकर सेक्शंस। हमारे देश में हम जानते हैं लाइक देयर आर कम्युनिटीज़ लाइक एससीज़, एसटीज़, ओबीसीज़ व्हिच आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो इन्हें इम्प्रूव करने के लिए इनका रिप्रेजेंटेशन हो, इसीलिए इनके लिए क्या किया गया, पंचायती राज के अंदर इनके लिए सीट्स वगैरह को रिज़र्व किया गया। नॉट ओनली पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर भी, यानी कि हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में इनके लिए सीट्स को रिज़र्व किया गया। ठीक है? नंबर 3 इज़ 1/3 सीट्स आर रिज़र्व फॉर वुमेन। अब देखिए, जो वीकर सेक्शन की बात करोगे तो वीकर सेक्शन में सिर्फ एससी, एसटीज़ और ओबीसी नहीं आते हैं। वीकर सेक्शंस के अंदर कई बार हम वुमेन्स को भी इंक्लूड करते हैं और इसीलिए महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो 1/3 सीट नॉट नॉट ओनली पार्लियामेंट बट लोकल गवर्नमेंट में उनके लिए सीट्स को रिज़र्व किया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो गवर्नमेंट ने विमेन के लिए रिज़र्वेशन बिल लाई थी, वो अब तो ये लॉ बन गया है, तो ये कौन से ईयर में आया था और इस बिल का नेम क्या था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, ठीक है? ये छोटा-सा क्वेश्चन है, आप प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड। यानी कि हमारे देश ने क्या किया, एक तो हमारे पूरे नेशनल लेवल की कमीशन होती है, नेशनल इलेक्शन कमीशन होती है, जो पूरे देश में इलेक्शन होंगे वो करवाएगी। बाद में क्या हुआ, एक स्टेट की इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, जिसका काम होता है लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें करवाना। टाइम टू टाइम उनका इलेक्शन होगा, तभी चीज़ें अच्छे से रन करेंगी और हर 5 साल पर सरकार चुनी जाएगी। तो नंबर 4 इज़ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट की गई, जिसका काम होता है इलेक्शन करवाना और इसके थ्रू ही हम कह सकते हैं हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें पावरफुल बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया। ठीक है? नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। देखिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट। नंबर 1 इज यूनियन लिस्ट, नंबर 2 इज स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 इज कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर कई बार क्या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट लिस्ट क्या कर रही है, अकेले काम नहीं कर सकती है, तभी तो पंचायती राज बनाया गया है। जब पंचायती राज बनाया गया तो इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि बहुत सी ऐसी पावर्स, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस वो क्या करेंगे, वो नीचे आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स को मेंशन किया जाएगा जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो भी काम करेंगी। तो कुछ पावर्स हो गई, कुछ रेवेन्यू के सोर्सेज़ हो गए, क्योंकि एट द एंड जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें भी अपने एरिया को चलाना है, अपने एरिया को मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका देखना है, तो उन्हें भी टैक्स चाहिए। तो जब वो भी टैक्स इम्पोज़ करेंगी तो उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स होनी चाहिए। तो यहाँ वही बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी कुछ पावर्स और जहाँ-जहाँ से वो रेवेन्यू लेते हैं, टैक्स लेते हैं, उनको शेयर किया जाएगा लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है?
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप जाकर वापस से वीडियो को बैक कीजिएगा और वहाँ से दोबारा देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ओके। एक क्वेश्चन है आपके लिए प्यारा सा, इसके अंदर मैं ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक आपको कार्टून दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है विच लीडर हैव शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर कौन सा लीडर शो किया गया है। अगर बात करेंगे तो इस पिक्चर के अंदर मैं आपको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी हैव शोन इन द फोटोग्राफ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसमें शो किया गया है। क्वेश्चन 2 इज व्हाट डज दिस कार्टून रिप्रेजेंट, ये जो कार्टून है ये क्या शो करता है। द कार्टून शोज द कोलिजन गवर्नमेंट। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तब उसे मेजोरिटी नहीं मिली, उनकी सरकार गिर गई। लेकिन 1998 में उनकी फिर कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, ये पिक्चर उसको शो कर रही है, ठीक है। द कार्टून शोज द कोलिजन गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों को बताइए कि ये सेशन चल रहे हैं। इससे पहले मार्च आ जाए, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इसको देखें, समझें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करें। और जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपकी वीडियोज़ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको देखने को मिलेंगी 6:40 पे। हमेशा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपकी वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगी, तो प्लीज़ उस टाइम इन वीडियोज़ को देखिए। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो रखी है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए मस्त ज़िंदगी अपनी जिए। हम नहीं जानते हमारे साथ कल को क्या हो जाए, तो बेटर क्या है अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का सेशन मैं अभी इस टाइम ओवर करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।